हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेजों के शासन सत्ता चलाने वाले थे, अर्थात भारत के जो गवर्नर थे, या हम कह सकते हैं भारत नहीं बंगाल के गवर्नर थे, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, उन लोगों ने क्या क्या ऐसा किया कि जिससे पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। आज हम लोग इसी को देखने का प्रयास करेंगे। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेजों का जो प्रमुख था वो ड्रैक थे। इसी के युद्ध के समय जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेजों का जो बंगाल का प्रमुख था, बंगाल के प्रमुख थे, वो ड्रैक थे। लेकिन क्या हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें एक व्यक्तित्व तो ऐसा चमका कि उसने सभी को पीछे ढकेलते हुए क्या किया कि वो स्वयं गवर्नर बन गया। प्लासी के युद्ध के बाद वो व्यक्तित्व तो कौन था? क्लाइव। क्लाइव ने ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, चाहे वो दूसरों ये कह सकते हैं कि क्लाइव ने धोखे के बल पे जो है प्लासी का युद्ध जीता था, लेकिन उसमें इसने क्या किया कि उस युद्ध में क्लाइव ने अपने बुद्धि का पूरा परिचय दिया, जिससे ब्रिटिश कंपनी जो है अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी प्रसन्न हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव से बेहद प्रसन्न हुई और उसने क्या किया कि इस क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। उसने कहा कि भैया देखो, अब शासन सत्ता है, आपने इतनी बुद्धिमानी के साथ हमको ये विजय दिला दी, अब शासन सत्ता आप ही चलाइए, और ये बंगाल का गवर्नर बन गया। क्लाइव को बंगाल के गवर्नर का 2 पद मिलता है, 2 बार इसको शासन सत्ता मिलती है। पहली बार क्या हुआ कि जब क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कराई अंग्रेजों को, तो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक इसको बंगाल का गवर्नर बना के रखा जाता है। दोबारा क्या हुआ कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें सफलता के बाद इसे पुनः जो है 1765 से 1767 ईस्वी तक इसको बंगाल का गवर्नर बना के रखा जाता है। बक्सर का युद्ध हो जाता है। बक्सर के युद्ध की सफलता के बाद क्या हुआ कि क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, मुगल सम्राट जो था, क्लाइव ने क्या किया कि जो सम्राट है शाह आलम द्वितीय, उससे जो है इलाहाबाद की संधि कर दी। शाह आलम द्वितीय से इसने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को, अंग्रेजी कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे क्या प्राप्त हुआ कि इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसे जो क्लाइव ने सफलता दिलाई इलाहाबाद के संधि के द्वारा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई। क्लाइव ने जब शासन सत्ता संभाली बंगाल में, तो उसने क्या किया कि जो अभी तक सैनिकों को दोहरा भत्ता मिल रहा था, इसने क्या किया, शासन सत्ता संभालते ही इसको बंद कर दिया। तो इसमें सभी लोगों ने क्या किया कि जो अंग्रेज सैनिक थे, गोरे सैनिक थे, उन लोगों ने क्या किया कि इसका विरोध कर दिया। विरोध करने के साथ साथ इसके आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, अर्थात इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसे कहा जाता है श्वेत विद्रोह। पेपर में पूछता है कभी कभी कि श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय में हुआ था, और क्लाइव ने क्या किया, इस श्वेत विद्रोह को दबा दिया। जब क्लाइव दोबारा शासन सत्ता स्थापित करता, अर्थात बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का युद्ध खत्म होता, उसके बाद इसे जो है पुनः जो गवर्नर बनाया जाता है, गवर्नर का पद मिलता है, तो इसने क्या किया कि बंगाल में द्वैध शासन सत्ता लागू कर दी, द्वैध शासन सत्ता शुरू कर दी। पेपर में पूछता है कि जो द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो द्वैध शासन की शुरुआत क्लाइव ने किया था। और इसे खत्म कौन किया, तो 1772 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। क्लाइव यहां से वापस इंग्लैंड चला जाता है। क्लाइव अब चला गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसने क्या किया कि आत्महत्या कर ली।
इंग्लैंड पहुंच के इसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो भी प्रमुख गवर्नर हुए बंगाल के, उनसे बहुत पेपर में प्रश्न नहीं निकल आते हैं, कुछ ही निकाल के आते हैं। जैसे इनके बाद आते हैं हालवेल। हालवेल ये स्थानापन्न गवर्नर हैं। इनसे पेपर में कोई प्रश्न नहीं पूछता है, केवल इनके एक जो घटना इन्होंने वर्णन किया था, जो 20 जून 1756 ईस्वी को 1756 ईस्वी को इन्होंने एक ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। ये हालवेल ने इस घटना का वर्णन किया था। उसके बाद बेंसीटाट गवर्नर बनते हैं। बेंसीटाट 1760 से 1765 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जब थे तो इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। अर्थात बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का प्रमुख या बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये बेंसीटाट बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद पुनः क्लाइव को गवर्नर बनाया जाता है। क्लाइव पुनः बक्सर युद्ध की सफलता के बाद क्लाइव को पुनः गवर्नर बनाया जाता है 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक। 1765 से 1767 ईस्वी तक क्लाइव को पुनः गवर्नर बनाया जाता है। यह बताने का उद्देश्य यह था मेरा कि यह कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि कौन से गवर्नर जो बंगाल के हुए हैं उनका क्रम कैसा है। तो ये क्रम के बताने के लिए हमने क्लाइव को पुनः इसमें लाके जो है आप लोगों को बताया कि 1765 से 1767 ईस्वी तक क्लाइव पुनः जो है बंगाल का गवर्नर बनता है। उसके बाद आते हैं वेरलेस्ट। वेरलेस्ट गवर्नर बन के आते हैं। ये 1767 से 1769 ईस्वी तक ये गवर्नर रहते हैं बंगाल के। इनके समय में जो है द्वैध शासन सत्ता चलती है। ये द्वैध शासन सत्ता जब चल रही थी तो उस समय ये गवर्नर थे। इसके बाद आते हैं कार्टियर। कार्टियर ये 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक ये गवर्नर रहते हैं। इन कार्टियर के समय में 1770 ईस्वी में एक अकाल पड़ा था। 1770 ईस्वी में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा। इसे कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम अकाल। पहला अकाल। उसके बाद बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। इनकी शासन सत्ता अगर हम देखें तो ये 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक इनकी शासन सत्ता चलती है। लेकिन यहां पर वारेन हेस्टिंग को जब बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, उसी समय 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो वारेन हेस्टिंग के शासन सत्ता को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक, 1772 से 1774 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर हैं। बंगाल के गवर्नर हैं। उसके बाद जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो जाता है तो फिर यह 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अभी यहां से दो प्रश्न बन गया। ये प्रश्न ये बन गया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। और अगर पूछे हमसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के पास हो जाने के बाद। इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स ने शासन सत्ता संभाली। वारेन हेस्टिंग्स ने सत्ता संभाली। जब वारेन हेस्टिंग्स ने सत्ता संभाली तो उन्होंने एक चीज देखा कि जो ये द्वैध शासन, क्लाइव ने जो है द्वैध शासन लागू कर दिया था।
क्लाइव जो था इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया था, लेकिन इस द्वैध शासन के माध्यम से जो सत्ता चलाना था एक दुष्कर कार्य साबित हो रहा था। और उसी समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी पारित हो गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया और इस एक्ट के तहत यह प्राविधान किया गया कि जो द्वैध शासन सत्ता है यह समाप्त की जा सकती है। द्वैध शासन सत्ता जो है समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन सत्ता समाप्त कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो राजकीय कोषागार था, राजकीय कोषागार, इसको स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित कहां किया? मुर्शिदाबाद से हटा के इसको कलकत्ता करवाते हैं। जहां पर खजाना जमा किया जाता, टैक्स जमा किया जाता था, वो उसको हटा के मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर देते हैं। और वारेन हेस्टिंग ने जब शासन सत्ता संभाली मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वारेन हेस्टिंग ने जब शासन सत्ता संभाली तो 1781 ईस्वी में इन्होंने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना कर दी। पहला मदरसे का निर्माण करवाया। और क्या हुआ कि 1782 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासन सत्ता में ही जोनाथन डंकन ने क्या किया? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। और क्या हुआ? 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासन सत्ता में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से जो विलियम जोन्स ने भारत के अतीत को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। और वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग ने और क्या किया? इसने किया कि जो मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष जो है 26 लाख रुपए का पेंशन मिलता था। 26 लाख रुपए का पेंशन मिलता था, इसको बंद करवा दिया। जो 26 लाख रुपए का पेंशन मिलता था मुगल सम्राट को, इसने इसको बंद करवा दिया। साथ में क्या हुआ? जो गीता का अंग्रेजी अनुवादकार था, जिसने गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम विल्किंस, इस विलियम विल्किंस को वारेन हेस्टिंग ने आश्रय दिया, अर्थात इसी के संरक्षण में ये रहते थे। वारेन हेस्टिंग के समय में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया, वारेन हेस्टिंग के समय में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ 1773 ईस्वी का, तो इसने क्या कहा कि इसमें एक उल्लेख मिला, इसमें एक ऐसी व्यवस्था की गई कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई। अर्थात सुप्रीम कोर्ट बनेगा कलकत्ता में, ऐसी व्यवस्था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन? चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है।
न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है इसको। वारन हेस्टिंग के समय में ही फैजाबाद की संधि हुई। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि ये फैजाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई। वारन हेस्टिंग के समय में ही फैजाबाद की संधि हुई, फैजाबाद की संधि हुई। लेकिन इसमें जो फैजाबाद की संधि होती है अंग्रेजों का जो बनारस पर सर्वोच्चता स्थापित करती है, बनारस पर सर्वोच्चता स्थापित होती है। कई बार पेपर में पूछा है कि बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता कब स्थापित होती है, तो जब फैजाबाद की संधि होती है तब उसी समय जो है बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। वारन हेस्टिंग के समय में 1784 ईस्वी का 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। वारन हेस्टिंग से बस इतने प्रश्न निकल के आते हैं। उसके बाद कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर होते हैं। इन्हें जो है पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कार्नवालिस को माना जाता है। जब ये शासन सत्ता चला रहे थे तो ये इनके जो जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, जिले का प्रमुख होता था कलेक्टर, कलेक्टर जो जिले का प्रमुख होता था। और क्या, इस कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, सिविल सेवा का जन्मदाता। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना आईएएस, ये आईएएस की परीक्षा जो है, आजकल लोग आईएएस की परीक्षा देके जो है सिविल सेवा में जाते हैं। तो ये सिविल सेवा का जो शुरुआत भारत में जो है वारन कार्नवालिस ने किया था। और कार्नवालिस के समय में जो है ये सबसे पहले 1853 ईस्वी में इसकी प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो गई, प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था कि ब्रिटेन में ब्रिटेन के लोगों को जो है निर्वाचित कर दिया जाता था, चुन लिया जाता था। तो ये परीक्षा 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में ये शुरू हुई। ये 1923 ईस्वी में भारत में भी सिविल सेवा की परीक्षा शुरू होगी। भारत में जो है सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा 1923 ईस्वी में शुरू हो गई। प्रारंभ में इसको क्या कहा जाता था, जो ये सिविल सेवा थी इसको कहा जाता था आईसीएस, अर्थात भारतीय जनपद सेवा। इस आईसीएस की परीक्षा प्रथम बार पास करने वाले भारत के कौन थे? वैसे काफी लोगों ने इस आईसीएस की परीक्षा को पास किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पास किया था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से इसको इस्तीफा दे दिया। इस आईसीएस की परीक्षा 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास किया। कार्नवालिस ने क्या किया? कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया, अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया। अब इसके तहत क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो भू राजस्व का, जमींदार जो थे भू राजस्व का 90% भाग अर्थात 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा करना होता था, कंपनी के पास देना होता था। और क्या था, ये लगभग जो है 10% भाग अपने पास रखते थे, 10% भाग स्वयं रख सकते थे, अर्थात 1/11वां भाग ये जो है अपने पास रखते थे। कौन? जमींदार जो वसूलते थे। इस प्रकार से कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को सुचारू ढंग से लागू करने का प्रयास किया। कार्नवालिस ने और क्या किया कि इसने देखा कि जो दास हैं उनका व्यापार होता था, एक जगह से दूसरे जगह इनको बेचा जाता था। तो इसने क्या किया कि 1789 ईस्वी में इसने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी, दासों के व्यापार पर रोक लगाया। दास प्रथा को नहीं खत्म किया इसने, दास प्रथा तो आगे चल के खत्म होगी, लेकिन 1789 ईस्वी में इसने ये पारित कर दिया कि अगर किसी ने भी दासों का व्यापार किया तो उसको सजा दी जाएगी। और कार्नवालिस ने क्या किया? 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में
कार्नवालिस कोड लागू कर दिया, कार्नवालिस संहिता या कार्नवालिस कोड लागू किया। इसमें क्या था, ये कार्नवालिस संहिता जो थी ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। जैसे क्या होता है कि शक्तियां अभी तक जो थी वो गवर्नर जनरल के पास होती थी, सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होती थी, लेकिन जब कार्नवालिस ने कार्नवालिस कोड तैयार करवाया तो इसने शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया, इसका बंटवारा कर दिया। बंटवारा कैसे किया कि कर जो वसूलेगा वो अलग व्यक्ति होगा, अर्थात अलग व्यवस्था उसकी कर दी, और शासन सत्ता चलाएगा वो अलग व्यक्ति चलाएगा। अर्थात पहली बार अगर किसी ने शक्ति का पृथक्करण किया तो कार्नवालिस ने किया। अगर हम आधुनिक युग में देखें, इस समय वर्तमान युग में देखें, हमारे संविधान में आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 हमको ये व्यवस्था देता है कि ये कार्यपालिका अपना कार्य करे, कार्यपालिका अपना कार्य करे और न्यायपालिका अपना कार्य करे। ये शक्ति का जो वितरण किया है ये अनुच्छेद 50 करता है। कार्नवालिस मात्र एक ऐसे गवर्नर जनरल हैं, कार्नवालिस मात्र एक ऐसे गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल जिनकी मृत्यु भारत में हुई, भारत में इनकी मृत्यु हुई और इनकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अवस्थित है। इससे आगे के जो गवर्नर जनरल है उनसे क्या प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में, उसको हम लोग कल की क्लास में देखने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।